हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो मैं है मैथ्स की जो क्लासेस है वो मैं रेगुलर ले रही हूँ। आपकी शाम को 6 बजे रहता है टाइम, इसलिए बहुत से बच्चे परेशान हैं, टाइमिंग ही पूछते रहते हैं। तो मैं आपको बता दिया करूँगी, शाम को 6 बजे रहता है टाइम और उसके बाद क्लास आपको मिल जाएगी, पड़ी रहती हैं, आप आराम से उसको देख सकते हैं। कल जो मैंने आपको टॉपिक कराया था वो था आपका क्षेत्रफल किसका निकालना सिखाया था कल। तो कल मैंने सिखाया था ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालना, साथ साथ आपको बताया था कि जो त्रिभुज होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं, जिसमें आपको समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, साथ साथ कोण के आधार पर 3 प्रकार के बताए थे, न्यून कोण, अधिक कोण और आपका समकोण त्रिभुज। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर आप उस क्लास को देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपकी बनी है 2022 के बैच की, सारी क्लासेस मैंने कराई हुई हैं, आप जाके चैनल से उन क्लास को देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपका आज रहेगा आयत, यानी कि सारे के सारे चतुर्भुज रहेंगे आज और साथ साथ वृत्त रहेगा। चतुर्भुज में आते क्या कौन कौन सी आकृतियां हैं, तो यहाँ से समझ लो चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या है, 4 भुजाएं। तो ऐसी आकृतियां जो 4 भुजाओं से घिरी हुई होती हैं वो कहलाती हैं चतुर्भुज, जिसमें आपका आयत भी आएगा, वर्ग भी आएगा, समांतर चतुर्भुज भी आएगा, समलंब भी आएगा, सारी की सारी आ जाएंगी आकृतियाँ। कौन कौन सी आएंगी वही सारी मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका, आयत का। आयत क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। आयत को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। यहाँ पर एक आयत आपको दिख रहा होगा ABCD, ये क्या है, एक आयत है। आयत की खासियत होती है कि आयत की सम्मुख भुजाएं यानी कि अपोजिट साइड्स हमेशा कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे अगर मैंने AB भुजा को ले लिया 4 सेंटीमीटर, तो ये जो CD भुजा है ये भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं AB बराबर CD। यहीं पर हमने क्या ले लिया, BC भुजा। BC भुजा रहेगी अपने सामने के बराबर, यानी कि BC बराबर हुई किसके, AD के। BC अगर हमने 2 सेंटीमीटर ली तो यहीं से AD भी हमारी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं AD बराबर BC। ये अपोजिट जो साइड है यानी कि सम्मुख भुजाएं ये बराबर रहने के साथ साथ समानांतर भी रहती हैं। समानांतर का मतलब है कि सीधी रहेंगी। अगर इन भुजाओं को आगे आप मिलाएंगे तो ये दोनों भुजाएं क्या है, कहीं भी जाके मिलेंगी नहीं, कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और आप नोट करके अपना लिख सकते हैं कि AB जो भुजा है वो समानांतर होगी, किसके समानांतर होगी, अपने सामने वाली के, यानी कि CD के। और जो ये वाली भुजा है कौन सी, BC भुजा, BC भुजा समानांतर होगी किसके, AD के। समानांतर का निशान इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। इसके बाद अगली बात है आपकी कि जो आयत होता है इसके चारों कोण बराबर होते हैं और चारों ही कोण होते हैं 90 अंश के। इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D इक्वल 90 डिग्री। ये तो आयत की खासियत हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आयत के क्षेत्रफल और परिमाप की। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जिसको हम लिख सकते हैं L इंटू B। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस B। आयत के विकर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख सकते हो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये विकर्ण क्या बला है भाई, बहुत से बच्चों को विकर्ण समझ में नहीं आया होगा यहाँ पर। तो विकर्ण का मतलब है कि भुजाओं जहाँ पर बन रही है ना, भुजाओं को छोड़ करके आयत पर किसी भी 2 बिंदु को आप मिला दो तो जो आपको रेखा मिलेगी वही क्या होती है, आपकी विकर्ण। जैसे AB, इन 2 पॉइंट्स को, भुजाओं वाले पॉइंट्स को छोड़ दीजिए, उसके अलावा पॉइंट क्या दिख रहा है, एक B पॉइंट को D से मिला सकते हैं और A पॉइंट को C से। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यही क्या है, यही होती हैं विकर्ण। ठीक है, इसी का सूत्र है आपका। आगे आते हैं, अगला आपका जो चतुर्भुज में आकृति आएगी वो है आपकी वर्ग। वर्ग में भी कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग की खासियत क्या है कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अगर हमने यहाँ पर ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर ले ली तो BC भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी, AB भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी और
AD भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो हम यहाँ से समझ गए कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर समानांतर की बात करें तो सेम आयत की तरह आमने सामने की भुजाएं समानांतर होंगी, यानी कि AB भुजा किसके समानांतर होगी? CD के। तो हम लिख सकते हैं AB समानांतर CD। और अगली कौन सी? BC किसके समानांतर होगी? अपने सामने वाली के। तो BC समानांतर हो जाएगी किसके? AD के। ठीक है। अगला इसमें पॉइंट है कि इसके भी सारे के सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के ही होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल एंगल A इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D इक्वल कितना? 90 डिग्री। सारे एंगल बराबर होंगे और कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है। विकर्ण इसमें भी कहाँ से खींचेगा? बीच से खींचेगा, यानी कि BD एक विकर्ण है और दूसरा विकर्ण क्या है? BC। इसके दोनों विकर्ण बराबर भी होते हैं और समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को 90 अंश पर। इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, इतना ही समझना है बस। अब आते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 गुणा भुजा और वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुणा भुजा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर A स्क्वायर, वर्ग का परिमाप बराबर 4A और वर्ग का विकर्ण बराबर √2A, या फिर A√2 भी लिख सकते हो। A√2 ही लिखो, वरना आप रूट लगा देंगे A के ऊपर। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखना A√2। अगला आपका है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? तो समांतर चतुर्भुज आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसमें जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? बराबर होती हैं और समानांतर भी होती हैं। ठीक है, आयत की तरह ही काम करेगा। सम्मुख भुजाएं क्या है? समानांतर होंगी और बराबर होंगी। बस डिफरेंस क्या है? तो वहाँ कोण सारे के सारे 90 अंश के होते थे, यहाँ कोण 90 अंश के नहीं होंगे सारे। ठीक है, तो AB भुजा किसके समानांतर हो जाएगी? CD के, और AB भुजा बराबर भी किसके हो जाएगी? CD के। क्लियर? अब ये वाली जो भुजा है कौन सी? BC वाली समानांतर किसके होगी? तो BC वाली अपने सामने वाली यानी कि AD के समानांतर भी हो जाएगी और उसके बराबर भी हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एंगल की। तो इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि कहने का मतलब है जो एंगल A है वो एंगल किसके बराबर होगा? C के बराबर होगा। और एंगल D किसके बराबर होगा? एंगल D बराबर होगा एंगल B के। तो यहाँ मैं लिख दूँ एंगल A इक्वल रहेगा एंगल C के और एंगल D इक्वल रहेगा एंगल B के। क्लियर? अगला पॉइंट आपका क्या था? एंगल A प्लस B। हाँ, एडजेसेंट एंगल जो होते हैं उनका सम रहता है आपका 180 डिग्री। एडजेसेंट का मतलब है कि एंगल A और एंगल B को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना? 180 डिग्री। इसी प्रकार से एंगल B और एंगल C को अगर हम जोड़ते हैं तब भी कितना आएगा? 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इक्वल कितना? 180। ये वाला पॉइंट गलत हो गया है यहाँ पर। इसको जिन्होंने नोट्स परचेज किए हैं भाई सही कर लेना इसको। ये पॉइंट आपका गलत है, यहाँ जो मैं लिख रही हूँ ये वाले करेक्ट हैं। ठीक है, यहाँ से नोट कर लेना इसको। एंगल B और C की बात हो गई। अब हम एंगल किसकी बात कर लें? C और D की। तो इनका सम भी क्या रहेगा? 180 रहेगा। तो एंगल C प्लस एंगल D इक्वल कितना हो जाएगा? 180। और एंगल D और एंगल A का सम भी कितना होगा? 180। ठीक है, समझ में आ गई बात? 180 डिग्री। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो नीचे पॉइंट लिखा था ना भाई, करेक्शन कर लेना जिन्होंने नोट्स परचेज किए थे। यहाँ मैंने ये लिख दिए हैं, यहाँ से इसको नोट करिएगा। अगला इसका पॉइंट है, इसकी खासियत क्या है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि जो AC विकर्ण है इस O ने इसको समद्विभाजित कर दिया, यानी कि AO ये वाला जो बन रहा है साइड ये किसके बराबर होगा? AC के बराबर, OC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि AO यहाँ तक की जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? OC के बराबर रहेगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। सेम आपका इधर साइड भी OB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? अब वो हो जाएगा OD के इक्वल। ठीक है, क्योंकि विकर्ण जो होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। क्लियर हो गई चीज़ें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका सूत्र क्या है? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। ये क्वेश्चन में आपको दी जाएगी। यहाँ चित्र में दिखा देती हूँ मैं। ये जैसे ये आपको दिख रही है, ये भुजा आधार का काम करेगी और ऊंचाई जो इस पर लंब डाला गया है H, ये काम करेगा हाइट का, यानी कि ऊंचाई का।
क्लियर है? आपको परेशान नहीं होना है कैसे छांटेंगे क्या करेंगे। डीएलएड में जो क्वेश्चन आता है सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में आधार भी दिया जाएगा, ऊंचाई भी दी जाएगी, बस फॉर्मूला रख के उसका मान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज जिसको हम रोम्बस बोलते हैं, इसकी चारों भुजाएं वर्ग की तरह ही है सेम, इसकी चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं और जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लियर करके लिख सकते हैं आराम से। चारों भुजाएं बराबर हैं यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये चारों बराबर है ना। और सम्मुख भुजाएं यानी कि सी डी किसके समानांतर होगी, ए बी के समानांतर, तो हमने लिख दिया ए बी समानांतर सी डी। और दूसरी भुजा कौन सी है, बी सी किसके समानांतर होगी, अपने सामने वाली के यानी कि ए डी के, तो हम लिख सकते हैं बी सी समानांतर ए डी। ठीक है, ओ इसके एंगल भी मैंने गलत लिख दिए हैं, इसको भी हमें यहाँ करेक्ट कर देती हूँ भाई, सही करके लिख लेना, जिन्होंने नोट्स लिए थे उनके लिए है ये बात, बाकी आपको तो मैं सही करा ही दे रही हूँ। पहली बात, इसके भी जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या रहते हैं, अपोजिट एंगल इसके भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल एंगल सी। सेम ऐसे ही एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, तो हम लिख देंगे एंगल बी इक्वल एंगल डी। ये तो बात हो गई बराबर की। और साथ साथ जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितने हो जाएंगे, 180 के। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना सम आएगा, 180। ऐसे एंगल बी और एंगल सी का सम कितना आ जाएगा, 180, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। सेम आगे चलेंगे हम, एंगल सी में एंगल डी को प्लस करें तब भी क्या आएगा, 180 आएगा, तो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल कितना हो जाएगा, 180। और इसी प्रकार से हम चले एंगल डी में एंगल ए को प्लस करें तब भी क्या आएगा, 180, तो एंगल डी आगे पीछे कर सकते हो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो ये नोट कर लेना भाई, यहाँ से मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हो जाता है कभी कभी, ध्यान नहीं रहता इतना, नोट्स बनाने में दिक्कत हो जाती हैं चीज़ें। और इसके विकर्ण जो है भाई एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कौन से एंगल पर, 90 डिग्री पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ भी सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में कि जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं कितने एंगल पर, समकोण पर। ठीक है, 90 डिग्री पर। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, आगे आते हैं समलंब पर। समलंब की कोई खासियत नहीं, केवल एक ही खासियत है कि जो सम्मुख भुजा होती, केवल एक पेयर होता है, इसमें केवल एक जोड़ा होता है भुजाओं का जो समानांतर होता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, ए बी जो है वो किसके समानांतर है, बी सी लिख दिया यहाँ, ए बी समानांतर है भाई सी डी के। ठीक है, बेसिक सी मिस्टेक्स हैं ये, मैं नोट्स में खैर करेक्ट करके मैं आपको दे दूंगी, यहाँ पर अभी आप पढ़ रहे हैं तो सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर त्रिभुज वाले क्वेश्चंस रहे, ये मैंने आपको कल कराए हुए थे। आज हम करेंगे आयत के क्वेश्चंस। तो आयत का पहला क्वेश्चन है आपका कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमको दिया है, क्या क्या दिया है प्रश्न में, दिया है L इक्वल 30 सेंटीमीटर और B इक्वल 5 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L इंटू B, लंबाई गुणा चौड़ाई। L की जगह रख दो 13 और चौड़ाई की जगह रख दो 5, 13 पंजे 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिना यूनिट के आंसर क्या रहता है, हमेशा गलत। तो ये मिस्टेक मत करना, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगला है, एक आयत का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है भाई, L बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर और हमको क्या दिया है, हमको दिया है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर
L इंटू बी, जो जो मान दिए हैं वो सारे के सारे लिख दो। L दिया है यहाँ पर 72, सॉरी क्षेत्रफल दिया है 72, L दिया है 9, B की जगह B रहेगा। 9 को पक्षांतर कर दीजिएगा तो 72/9 हो जाएंगे बराबर B। डिवाइड करेंगे 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, तो यहाँ से B का मान कितना निकल आएगा 8। और चौड़ाई किस में होगी, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण सब ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला काम रहेगा L बराबर 12 सेंटीमीटर और B बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। हम सबसे पहले क्या निकाल लें भाई, जैसा जैसा हमें सीक्वेंस में बोला गया वही वही हम करते चलेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B। 2L कितना दिया था 12 और B कितना दिया था 5, तो 12 और 5 कितने हो गए 17, और 17 दूनी 34, तो 34 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल के आ गया, आयत का परिमाप निकल करके आ गया। एक तो आंसर ये हो गया। और हमसे क्या पूछा था, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। L कितना था, L था 12 और B थी हमारी 5, तो L की जगह हम रख देंगे 12, B की जगह रख देंगे 5, 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये M कितना गंदा बना हुआ है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना आ गया आयत का, 60 निकल के आ गया। और क्या फाइंड करना था, विकर्ण भी भाई निकालना था। तो यहाँ पर अगला स्टेप रहेगा आयत का विकर्ण बराबर √L² प्लस B²। L स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो L की जगह रखो L का मान 12 का स्क्वायर प्लस B की जगह क्या रखेंगे 5, तो B की जगह 5 रख दिया, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिएगा तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 और 4 कितने 9, 4 और 2 6, 1 का 1 169, और ये होता है आपका 13 का स्क्वायर। तो यहाँ 13 गुणा 13 कर दो, बाहर निकल आएगा 13, तो 13 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा आपका आयत का विकर्ण। विकर्ण कितना आ जाएगा यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 11 मीटर है। भुजा यानी कि A बराबर हमें प्रश्न में दिया गया है 11, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख दें भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दी है प्रश्न में 11 दी है, 11 का स्क्वायर कर दो तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 121 मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। भुजा यहाँ पर ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल हमें यहाँ पर दिया गया है 81 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। 81 इधर रख दीजिएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं तो क्या आ जाता है रूट आ जाता है, यहाँ आ जाएगा 81 इक्वल भुजा। 81 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 9, तो आपका भुजा निकल के यहाँ पर आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज भुजा बराबर हम लिख सकते हैं कितनी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वर्ग का विकर्ण 14 अंडर रूट 2 मीटर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करिए। वर्ग का विकर्ण दिया गया है तो यहाँ आ जाएगा वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2 होता है ना, a मतलब भुजा, विकर्ण इधर रखा 14 अंडर रूट 2 बराबर a√2, √2 को पक्षांतर कर दो तो 14√2 अपॉन √2 आ जाएगा इक्वल a, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भुजा निकल के कितनी आ गई, भुजा आ गई निकल के a, बट प्रश्न में पूछा, सॉरी भुजा a निकल के आ गई कह रही हूँ, भुजा निकल के आ गई है 14।
ठीक है ना। भुजा 14 आ गई। पूछा क्या था प्रश्न में? प्रश्न में पूछा था वर्ग का परिमाप। तो यहाँ पर हो जाएगा परिमाप बराबर कितना होता है? 4 गुणा भुजा यानी कि 4 गुणा 14 और 14 चौके कितना? 56 मीटर आपकी भुजा वो निकल के आ जाएगी। क्या? परिमाप 56 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? एक समांतर चतुर्भुज के आधार व ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर व 7 मीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समांतर चतुर्भुज का आधार दे दिया गया है कितना? 11 मीटर और ऊंचाई दे दी गई है 7 मीटर। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 बेस यानी कि आधार गुणा ऊंचाई यानी कि h। यहाँ पर हम मान रख देते हैं 1/2 गुणा बेस कितना है? बेस दिया है 11 और ऊंचाई दी गई है 7। अरे रे 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 रे, ये मैंने ट्राइंगल का लगा दिया। कुछ नहीं करना, ये ट्राइंगल का लग गया बस। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका बेस इंटू हाइट, और जो ट्राइंगल का होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और मैंने ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दिया था, तो कुछ नहीं, बस 1/2 हटा देना है, बेस इंटू हाइट तो रहेगा ही रहेगा, और मल्टीप्लाई कर देना है। 11 सत्ते 77 क्या था? मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, यह 77 मीटर स्क्वायर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज जो होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। और विकर्ण तो आपको दिए ही है प्रश्न में, विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण आपको दिए कि नहीं दिए? तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। पहला विकर्ण कितने का है? पहला विकर्ण है 24 सेंटीमीटर का, 24 रख दिया। दूसरा कितने का है? 10 सेंटीमीटर का, तो गुणा कितना कर देंगे? यहाँ पर 10 कर देंगे। काट दीजिएगा, 2 से जाएगा कितनी बार? 12 बार, तो आपका निकल के आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 26 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर हैं व उनके बीच की दूरी है 18 सेंटीमीटर। तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र लगा दो। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर भुजा का योग। एक पेयर होता है ना इसमें समांतर, बस उनका योग, और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उनके बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई का। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1/2। समांतर भुजाएं कौन कौन सी थी? एक थी 26 और एक थी 42। तो यहाँ पर हम कर देंगे 26 + 42, और किसका गुणा करना है? उनके बीच की दूरी का, यानी कि 18 का। तो गुणा हो जाएगा 18 का, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 निम्न 18, और यहाँ पर ऐड कर दो तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8, और 4 और 2 6, यानी कि 68 × 9। 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 8 72, हाथ से लग जाएगी 7, 9 चौक 56, और 7 आपके कितने हो जाएंगे? 61। ठीक है, अरे सॉरी, 9 6 54, 9 6 54 और 7 कितने हो जाएंगे? 61। ठीक है, तो 612 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा होता है ना कभी कभी बोलने में कुछ और निकल जाता है और वैसे कुछ और चलता रहता है। ठीक है, तो 612 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। अगला है आपका टॉपिक व्रत। व्रत को देखते हैं, व्रत क्या होते हैं। तो व्रत आपको इस तरीके से एक सर्कल जो आकृति दिख रही है, यही होता है व्रत। इसमें जो केंद्र होता है, एक केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है वो हमारी कहलाती है त्रिज्या, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे? आर से डिनोट करते हैं। जीवा क्या होती है व्रत में? तो व्रत की परिधि पर, जैसे मानो मैं यहाँ पर एक कोई दूसरा व्रत खींच दूँ, इस तरीके का कोई अगर मैंने व्रत खींच दिया तो इसकी परिधि पर एक बिंदु हमने ए ले लिया, एक बी ले लिया, इनको अगर हम मिलाते हैं तो इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है यही कहलाता है जीवा।
तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही हम कहते हैं जीवा। व्यास की खासियत है कि व्यास जो है वो एक किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जैसे यहाँ पर आपको वृत्त दिख रहा होगा, इसमें इधर से आर और मिला दो तो ये जो सबसे बड़ा देख रहे होंगे आप, ये क्या बन जाता है, ये डी बन गया यहाँ पर। और मिलाए किसको रहा है, वृत्त की परिधि पर ही तो स्थित दो बिंदुओं को मिला रहा है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी क्या होती है, व्यास होती है। व्यास और त्रिज्या में संबंध मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लिखो रिटन में भी आपका आया है वेरी शॉर्ट में। तो याद रखना, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि D = R हम लिख सकते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। तो R = D/2, दोनों ही आपके सही हैं बिल्कुल, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। और पाई की वैल्यू जो हम इन क्वेश्चंस में रखेंगे वो हम रखते हैं 22/7। मोस्टली तो हम 22/7 रखते हैं, बाकी के अगर आपसे वो कुछ रखवाएंगे और तो आपको वो क्वेश्चन में लिख के ज़रूर देंगे कि आपको 3.14 रखनी, क्या रखनी है वो आपको बताया जाएगा। बट आपको अभी जो पाई की वैल्यू रखनी है वो कितनी रखनी है, 22/7। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि व वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का व्यास यहाँ पर दिया है, व्यास यानी कि D दिया गया है आपको 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो R निकालो, बिना R के ना ये वाला फॉर्मूला लगा पाओगे ना ये वाला। तो R कितनी निकलेगी यहाँ पर, R = D/2 यानी कि 14/2। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो यहाँ से R बराबर निकल के आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। R निकल आई तो अब आप वृत्त की परिधि का और उसका सूत्र लगा दीजिए। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो 2π की जगह 22/7 और r की जगह 7, 7 से 7 गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी कि 44 सेंटीमीटर हमारी वृत्त की क्या निकल आई है, परिधि निकल आई है। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे हम। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई की जगह 22/7 गुणा 7 का स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 बचेगा, 7 का गुणा कर दो तो यहाँ आ जाएगा 22 × 7 बराबर 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा हमारा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या व व्यास ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ सॉल्व करने को। इस क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 28 मीटर है, एक खिलाड़ी उसको 10 चक्कर लगाने में, एक खिलाड़ी जो है वो उसके 10 चक्कर लगाता है तो उसको 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी कि इस तरीके का है कि एक कोई वृत्ताकार मार्ग है जिसकी त्रिज्या आपको दे दी गई है 28, ठीक है। और एक जो खिलाड़ी है उसने क्या किया, इस पॉइंट से दौड़ना शुरू किया और एक चक्कर लगाया। तो आप देख पा रहे हैं एक चक्कर में वो कर क्या रहा है, इस वृत्त की परिधि को ही तो ही कवर कर रहा है। तो एक चक्कर में उसने क्या की, परिधि कवर की है। 10 चक्कर में क्या करेगा, तो पहले आप परिधि निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा मैदान की त्रिज्या बराबर, मैदान की त्रिज्या R बराबर, जो क्वेश्चन में वो लिख दिया हमने सबसे पहले 28 मीटर। अब हमें पता है उसने किया क्या, एक चक्कर में क्या कवर किया था, परिधि कवर की थी। तो पहले हमारी ये रहेगी प्रायोरिटी कि हम क्या करें, परिधि निकालें। तो वृत्त की परिधि बराबर आ जाएगा 2πr। 2π की जगह 22/7 और मल्टीप्लाई 28, डिवाइड कर देंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 4 दूनी हो जाएंगे 8, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो 176 जो मीटर है ये क्या निकल आई, परिधि निकल आई। मतलब एक चक्कर में उसने कितनी दूरी तय करी है, 176 मीटर की दूरी तय करी है। तो 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 10 × 176। एक चक्कर में
तय दूरी बराबर, कितनी दूरी तय कर रहा था, परिधि के बराबर ही तो तय कर रहा था। तो एक चक्कर में तय दूरी बराबर कितनी, परिधि यानी कि 176 मीटर। तो 10 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 10 चक्कर में तय दूरी बराबर 176 गुणा 10 यानी कि 1760 मीटर की दूरी वो तय करेगा 10 चक्कर लगाने में। ठीक है, चलिए तो फिर आज आपकी क्लास में यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलूंगी फिर आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी करेक्शन करने को मैंने कहा वो कर लेना, बाकी का मैं आपको नोट्स में करेक्ट करके भेज दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।